बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। इस वीडियो लेक्चर में हम बेटा बात करेंगे कोटा सैम्पलिंग पे। कोटा सैम्पलिंग एक्चुअली है क्या, कोटा सैम्पलिंग की टाइप्स क्या हैं, कोटा सैम्पलिंग की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। सबसे पहले हम कोटा सैम्पलिंग के जो की फीचर्स हैं, की पॉइंट्स हैं, उन पे बात करते हैं। कोटा सैम्पलिंग बेसिकली एक नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को हम नॉन रैंडम सिलेक्शन क्राइटेरिया भी कह सकते हैं। इसका मतलब है कि कोटा सैम्पलिंग में जब हम सैंपल ड्रॉ करते हैं तो वहाँ हम प्रोबेबिलिटी का सहारा नहीं लेते, बल्कि वहाँ जो रिसर्चर है, जो बंदा स्टडी परफॉर्म कर रहा है, उसकी पर्सनल जजमेंट, उसकी पर्सनल विल किसी भी सैंपल को सिलेक्ट करने में की रोल प्ले करती है। अब कोटा सैम्पलिंग में जब हम सैंपल ड्रॉ करने जा रहे होते हैं तो कुछ पहले से हमारा प्री डिफाइंड क्राइटेरिया सेटल होता है, यानी सैंपल की सिलेक्शन में जो रूल्स आपने अडॉप्ट करने हैं वो पहले से ही आप क्लियर कर देते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि जॉब की एडवर्टाइजमेंट आती है तो वहाँ पर पहले से लिख दिया जाता है कि ये जॉब जो है किस तरह की है, यानी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, उनकी क्वालिफ़िकेशन क्या हो सकती है, वो किस डोमिसाइल के हामिल होंगे, उनमें गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ का कोटा कितना है, डिसेबल लोगों का कोटा कितना है, ओपन मेरिट कितना है। तो ये सारी चीज़ें पहले से बता दी जाती हैं, यानी जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो किसी हद तक प्री डिफाइंड होता है। अब ये जो कोटा सैम्पलिंग है ये बड़ा तेज़ी के साथ रिज़ल्ट जनरेट करता है और ये कम वक्त में कम पैसों में, यानी इसकी जो कॉस्ट है स्टडी की वो भी कम से कम होती है। और ये सारी जो सिलेक्शन की टेक्निक है ये वो जो रिसर्चर है उसके कंट्रोल में होती है। जाहिर है जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो सब्जेक्टिव है टू द रिसर्चर। जो बंदा रिसर्च कर रहा है, जो बंदा ऑब्जेक्ट्स को ड्रॉ कर रहा है, उसकी पर्सनल जजमेंट के ऊपर ही ये सारा बेस कर रहा होता है। अब हम इसकी डेफिनेशन पे बात करते हैं। तो कोटा सैम्पलिंग एक नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है जिसमें रिसर्चर जो है वो पार्टिसिपेंट्स को सिलेक्ट करता है और नॉन प्रोबेबिलिटी या नॉन रैंडमली सिलेक्शन है ये, और ये सिलेक्शन उस वक्त तक जारी रहती है जब तक आपका रिक्वायर्ड कोटा ऑब्टेन नहीं हो जाता, यानी जब तक आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक सिलेक्शन पूरी नहीं हो जाती आप उस प्रोसेस को जारी रखते हैं। अब नोट करें कि जब आप कोटा सैम्पलिंग में काम कर रहे होते हैं तो आपने वो जो प्री डिफाइंड कोटाज हैं उनको पूरा करना है। मसलन एक छोटी सी एग्जांपल हम यहाँ डिस्कस करते हैं कि कोई कंपनी है जिसने कोई मार्केटिंग सर्वे कंडक्ट करवाना है कस्टमर की प्रेफरेंस को स्टडी करने के लिए। अब वो कस्टमर की जो प्रेफरेंस की स्टडी है उसमें उन्होंने 1000 लोगों से इंफॉर्मेशन लेनी है। ये कंपनी ने 1000 पर्सन्स को स्टडी करना है और कंपनी ये डिसाइड करती है कि वो जो 1000 लोग हम स्टडी करेंगे उनमें 50% जो है ना वो मेल होंगे और 50% फीमेल होंगी। अब ये पहले तय हो गया, मतलब अगर 1000 हैं तो 500 मेल होंगे, 500 फीमेल होंगे। उसके बाद 30% लोग वो होंगे उस स्टडी के अंदर जिनकी एज 18 से 30 साल के दरमियान है, यानी फुली यंग लोग होंगे। 40% मिडिल एज के लोग होंगे जिनकी एज 31 से लेके 50 साल तक है, और 30% जो है वो सीनियर्स होंगे। सीनियर्स मीन कि जिनकी एज 51 साल या इससे ज़्यादा। अभी जो भी आप
स्टडी के अंदर लोगों को सिलेक्ट करेंगे उस स्टडी के लिए, तो आपने ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। ये नहीं है कि आप 60% फीमेल को ले लें और 40% मेल को लें, तो फिर आपका वो जो प्री डिफाइंड कोटा है वो पूरा नहीं होगा। मतलब ज़रूरी है कि आपने 50% फीमेल और 50% मेल को स्टडी करना है। अब दूसरी बात ये कि आपने 30% एडल्ट्स को लेना है, यानी वो जो फीमेल हैं टोटल 50% और मेल हैं 50%, तो इनमें जो 30% लोग होंगे दोनों में वो एडल्ट एज के लोग होंगे जिनकी एज 18 से 30 साल है। तो ये जो प्री डिफाइंड सिलेक्शन क्राइटेरिया है, इसको बेस बना के आपने सैंपल जो है ना वो चूज़ करना है। टाइप्स ऑफ कोटा सैम्पलिंग में एक है प्रोपोर्शनल कोटा सैम्पलिंग और एक है नॉन प्रोपोर्शनल कोटा सैम्पलिंग। प्रोपोर्शनल कोटा सैम्पलिंग वो होती है कि जो जितना बड़ा ग्रुप है उसमें से उतनी ज़्यादा सिलेक्शन होगी। जैसे स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में हमारा जो सैंपल का साइज़ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू स्ट्रेटम साइज। वो जो ग्रुप है जिसमें से आप एक सैंपल ड्रॉ करते हो, जितना बड़ा ग्रुप होगा उसकी नुमाइंदगी उतनी ज़्यादा होगी और जितना ग्रुप छोटा होगा उसकी नुमाइंदगी भी उतनी कम होगी। ये प्रोपोर्शनल सैम्पलिंग के हवाले से है। तो नॉन प्रोपोर्शनल कोटा सैम्पलिंग ये है कि जहाँ पर आप जो ग्रुप है उसके साइज़ को छोड़ देते हैं, आप अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं। यानी वहाँ पर ये नहीं है कि जो सैंपल हमने लेना है वो प्रोपोर्शनल टू साइज़ होना चाहिए सब ग्रुप के। वहाँ पर आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप उसके मुताबिक भी ले लें तब भी ठीक है, या उससे कम भी ले लें या उससे ज़्यादा भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। कोटा सैम्पलिंग की कुछ एडवांटेजेस हैं जिनमें सबसे पहली ये कि ये टाइम सेविंग है। टाइम सेविंग मीन कम से कम वक्त में ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स जो है ना वो हमें मिल जाता है। ये कॉस्ट को मिनिमाइज़ करता है, यानी जो स्टडी कॉस्ट है, जो रिसर्च की कॉस्ट है, अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको ये बचाता है, मिनिमाइज़ कर लेता है। रैपिड रिज़ल्ट ओरिएंटेड है, रिज़ल्ट्स हमें बड़ी तेज़ी से मिलते हैं। ये इंश्योर करता है कि जो रिप्रेजेंटेशन है पॉपुलेशन के सब ग्रुप्स की वो मुकम्मल हो, यानी जो पॉपुलेशन है उसके जितने भी ग्रुप्स बने हुए हैं उन सब में से आपको कुछ ना कुछ नुमाइंदगी मिलती है। तो ये एक बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव सैंपल होता है पूरी पॉपुलेशन का। ये मार्केट रिसर्च में ज़्यादा यूज़ होता है। नो नीड फॉर कंप्लीट सैम्पलिंग फ्रेम, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आपके पास सैम्पलिंग फ्रेम का होना ज़रूरी नहीं है। मतलब कि वो सैम्पलिंग फ्रेम जो है ना वो कंप्लीट होना चाहिए, मिसिंग ना हो, ओवरलैपिंग ना हो, इस तरह के झंझट में आप नहीं पड़ते। आपको जितने अवेलेबल लोग हैं उन्हीं में से आप अकॉर्डिंग टू रिक्वायर्ड कोटा आप सैम्पल जो है ना वो ड्रॉ कर लेते हो। फ्लेक्सिबिलिटी है और रिसर्चर के कंट्रोल में होता है सारे का सारा सिलेक्शन प्रोसेस। रिसर्चर अपनी मर्ज़ी से उसको चेंज कर सकता है। ये सैम्पलिंग एरर को भी रिड्यूस करता है। उसकी वजह ये है कि जो सैंपल हम ड्रॉ कर रहे होते हैं वो कंडीशनल होता है और ये कंडीशन कोटा के हिसाब से है। तो इस वजह से पूरी पॉपुलेशन की रिप्रेजेंटेशन होती है। तो फिर जब पूरी पॉपुलेशन की रिप्रेजेंटेशन आ रही होती है तो फिर सैंपल और पॉपुलेशन के रिजल्ट्स में जो डिफरेंस है वो कम से कम होता है। मतलब पैरामीटर और स्टैटिस्टिक का जो मार्जिन है वो कम से कम होता है। तो यही सैम्पलिंग एरर है जिसको कोटा सैम्पलिंग की मदद से हम कंट्रोल कर सकते हैं। कोटा सैम्पलिंग की कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं जिनमें सबसे पहली है कि सिलेक्शन बायस। सिलेक्शन बायस मीन ज़ाहिर है यहाँ पर प्रोबेबिलिटी तो हम यूज़ ही नहीं कर रहे। यहाँ पर जो रिसर्चर है उसकी जजमेंट, उसकी पर्सनल विल पे सैंपल आ रहा है, तो उसकी बायसनेस जो है इन सिलेक्शन ऑफ सैंपल ये होल्ड कर सकती है। लैक ऑफ रैंडमाइजेशन है, ज़ाहिर है यहाँ रैंडमाइजेशन यूज़ नहीं हो रही बल्कि सिलेक्शन प्रोसेस सारे का सारा जो है ना वो रिसर्चर के कंट्रोल में है। सब्जेक्टिविटी इन पार्टिसिपेंट सिलेक्शन, ज़ाहिर है जो सिलेक्शन है पार्टिसिपेंट की वो सब्जेक्टिव है और ये सब्जेक्टिव रिलेटेड है रिसर्चर विल।
पोटेंशियल है फॉर ओवर रिप्रेजेंटेशन, यानी जो सैंपल है उसकी ओवर रिप्रेजेंटेशन भी बन सकती है कि वो पूरी पॉपुलेशन को ओवर रिप्रेजेंट कर दे। जो सैंपल हम ले रहे हैं वो चूँकि हम स्पेसिफिक ट्रेड्स की बुनियाद पर ले रहे होते हैं, तो ये हो सकता है कि एक ख़ास किस्म की ट्रेड जो है उसका ही रुझान ज़्यादा हमें नज़र आने लग जाए, तो ये बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा, फिर ये ओवर रिप्रेजेंटेटिव कहलाएगा। नॉट सूटेबल फॉर कॉम्प्लेक्स रिसर्च, अगर रिसर्च आपकी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है जिसमें 4, 5, 6 फैक्टर्स को आप लेके चल रहे हैं, तो फिर ऐसी रिसर्च के लिए कोटा सैम्पलिंग जाना ये बेस्ट नहीं होगी। डिफ़िकल्ट इन वेरीफाइंग डाटा एक्यूरेसी, अब इससे कोटा सैम्पलिंग से जो आपने डाटा जनरेट किया है उससे जो एक्यूरेसी है डाटे की वो प्रॉपर शो नहीं होती। नॉट सूटेबल स्टेटिस्टिकल बेसिस फॉर एरर एस्टिमेशन, इसकी मदद से जो सैंपल हम निकालते हैं वो एरर एस्टिमेशन की बेसिस प्रोवाइड नहीं करता। ये थे बेटा आज की हमारी टॉपिक की गुफ्तगू। दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।